हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, मतलब अपना मेन टॉपिक रहने वाला है गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ से पहले कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो समझ लेते हैं ताकि गॉस लॉ समझने में क्या हो, थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए क्या है एरिया वेक्टर। देखिए, एरिया वेक्टर समझने के लिए ना सबसे पहले आप जो बेसिक चीज़ है उसको जानते हैं, जो पहले से एक बार उसको देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई एक शेप है, जैसे ये एक मेरे पास शेप है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, देखने में लग रहा है रेक्टेंगल। तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, अगर मेरे पास कोई और शेप है, मान लीजिए ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का एरिया हो गया। कोई और शेप है, मान लीजिए सर्कल, तो ये सर्कल का एरिया हो गया। ठीक है, तो एरिया बताने के लिए मुझे किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका एरिया है लेट से 5 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें किसका ज़रूरत है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए एरिया को बताने के लिए। ठीक है, मतलब हम एरिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, एरिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं। लेकिन फिजिक्स में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसको समझने के लिए अगर आप एरिया को वेक्टर के रूप में मान के चलेंगे ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा सही से समझ में आएंगी और ज़्यादा मीनिंगफुल लगेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए, जब तक हम एरिया को स्केलर मान के चल रहे हैं तब तो उसे सिंपल सिर्फ एरिया कहेंगे। लेकिन आप जैसे ही एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मान लोगे तो आप उसको बोलोगे एरिया वेक्टर, जो कि ये है एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर आप एरिया को एरिया वेक्टर मान रहे हो, इसका मतलब उसमें दो चीज़ रहना चाहिए। क्या क्या? एक तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो देखिए, मैग्नीट्यूड तो समझ में आता है कि हाँ मैग्नीट्यूड रहेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू उसका रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे जो डायरेक्शन वाला बात है ये देख लीजिए आप। मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी एरिया है। ठीक है, ओके, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एरिया है। ठीक है, मान लीजिए पूरा एरिया कितना है, एस, पूरा एरिया को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्मॉल सेक्शन ऑफ एरिया लिए हैं जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया के ठीक परपेंडिकुलर होता है। इस एरिया के ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये अगर कोई एरिया है तो ये होगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक उसके परपेंडिकुलर। देखिए, ठीक जो सरफेस है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए। ओके, तो ये उसका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। तो डायरेक्शन कहाँ रहेगा, ठीक सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी मतलब क्लोज्ड सरफेस कह लीजिए। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई, ये तो मेरा ओपन सरफेस था, अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड रेडिएट करता है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड ही रहेगा हमेशा। ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर हमेशा अपने सरफेस से क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस है तो रेडियली इसका डायरेक्शन आउटवर्ड ही रहेगा। ठीक है, और अगर ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस जैसे एक पेज ओपन सरफेस है। ठीक है, तो ओपन सरफेस है तो दोनों तरफ से निकल सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन सरफेस का जब बात करेंगे तो परपेंडिकुलर रहना चाहिए, और परपेंडिकुलर यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड ही डायरेक्ट करेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। तो एरिया वेक्टर स्केलर होता है लेकिन कभी कभी हम लोग उसे वेक्टर मान के चलते हैं। तो जब वेक्टर मानते हैं तो उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। और एरिया वेक्टर में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एस डी एस लिए हैं तो मान लीजिए डी एस हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया उसका डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर। और अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो सरफेस से परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये एरिया वेक्टर क्या है तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। सॉरी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए एक विंडो है। ठीक है, मान लीजिए एक विंडो है, और ये पूरा इस विंडो का क्या है, एरिया है। ठीक है, ये पूरा इस विंडो का क्या है, एरिया। मान लीजिए ये पूरा एरिया है एस, और इसमें इसका एरिया वेक्टर हमेशा एकदम इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्ट करेगा। मान लीजिए छोटा सा एरिया डी एस है यहीं का, तो डी एस मतलब ये मेरा विंडो था और विंडो के ठीक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मान लीजिए कि इस यहां से हवा बह रहा है। ठीक है, विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो जब भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हवा के डायरेक्शन के ऑपोजिट है एकदम,
तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विंड क्या होगा, पास हो पाएगा यहाँ से। लेकिन अगर केस थोड़ा उल्टा हो जाए, मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ हो जा रहा है कि विंड अब की बार थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, ठीक है, विंड कह रहे हैं, जो मेरा विंडो है, विंडो को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो अब तो एरिया वेक्टर कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, ये देखिए ये पूरा एरिया है विंडो का, ठीक है। अब तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही डायरेक्ट करेगा, ठीक है। और हवा का डायरेक्शन भी क्या है, वो तो इधर ही से आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, एक एंगल बन जा रहा है हवा का जो डायरेक्शन है उसमें और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इस केस में हमेशा हवा क्या होगा, कम पास होगा। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि मान लीजिए विंडो क्या हो गया, हम पूरा ही इस तरीके से रख दिए एकदम फ्लैट, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा है और हवा आ रहा है ऐसे, मतलब दोनों में 90 डिग्री। क्या यहाँ से कुछ भी हवा इस एरिया से पास हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हवा बह रहा है इस डायरेक्शन में और विंडो ठीक ऐसे है, तो कुछ हवा नहीं जाएगा। तो इस केस में मैक्सिमम हवा पास हो पाएगा और इस केस में मिनिमम हवा, जीरो हवा, कुछ हवा नहीं पास होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो अब आप समझ पा रहे हैं ये एरिया वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर आपको बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया से कोई भी चीज कितना पास हो रहा है, कितना ज्यादा या कितना कम पास हो पा रहा है, ठीक है। तो ये है एरिया वेक्टर, समझ में आया। चलिए तब आगे वाले टॉपिक में मूव करते हैं। अपना अगला टॉपिक है देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, पर सबसे पहले उसे समझ लीजिए इजी लैंग्वेज में कि वो है क्या। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी, ये विंडो का, ठीक है, हम लोग इससे भी समझ सकते हैं, पर आइए दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक विंडो है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक विंडो है, ठीक है। एक पहले वाले केस में विंडो एकदम फ्लैट है, और याद रखना कि ये सिर्फ फ्रेम है मेरे पास, ये पूरा जो इसका एरिया है ये खाली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांच वांच कुछ नहीं है, ये पूरा खाली है, सिर्फ मैंने फ्रेम पकड़ के रखा हुआ है एकदम वर्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। दूसरे केस में क्या किया, मैंने इस विंडो को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ठीक है। देखिए ड्राइंग भले थोड़ा इधर उधर बन जाए पर आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस विंडो को, ठीक है। और तीसरे केस में क्या किया किया तीसरे केस में ये वापस से मैंने इसको फ्लैट कर दिया, ठीक है। मतलब ये तो था ऐसे पूरा हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट किया। और चौथे केस में क्या, सॉरी तीसरे केस में क्या कर दिया, इसको पूरा ही स्ट्रेट कर दिया। देखिए समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए इट इज रेनिंग, ओके, एंड इट इज रेनिंग लाइक दिस, ठीक है। कौन से केस में, देखिए रेन तो जो बरस रहा है बरसात वो तो ऐसे ही होगा, ठीक है, तीनों ही केस में, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन से केस में पानी सबसे ज्यादा विंडो से पास हो पाएगा। और एक बात याद रखिए कि हमारे पास सिर्फ फ्रेम है, बीच का सारा हिस्सा क्या है, खाली है, समझने के लिए, ठीक है ना। हमारे पास सिर्फ क्या है, फ्रेम है, बीच का जो एरिया है वो खाली है, कुछ भी नहीं है, ताकि वहां से पानी पास हो सके, ठीक है। तो कौन से केस में, तीनों में से किस केस में सबसे ज्यादा पानी पास होगा, देखिए इस केस में। इस केस में क्या है, पूरा एरिया एक्सपोज्ड है, सबसे ज्यादा क्या होगा, वाटर यहां से पास होकर के यहां से निकल जाएगा, है ना। इस केस में चूंकि मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, तो जितना यहां से जाएगा उससे कम ही जा पाएगा पानी, ओके। जितना यहां से आया था उससे कम ही यहां पे आएगा। और इस केस में चूंकि विंडो एकदम परपेंडिकुलर हो गया है, तो यहां से जीरो, कुछ भी वाटर नहीं आ पाएगा, कोई भी रेन नहीं आ पाएगा उस एरिया से, समझ पा रहे हो आप। अब इसी एनालॉजी को आप रिप्लेस कर दीजिए, विंडो को रिप्लेस कर दीजिए एरिया से, ठीक है। विंडो को, देखिए हम लोग फिजिक्स में ना जनरली इस टॉपिक में जब गॉस लॉ पढ़ते हैं तो एरिया को एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप विंडो को रिप्लेस कर दीजिए एरिया से, और ये जो रेन है इसको रिप्लेस कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। रेन को आपने रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, विंडो को रिप्लेस कर दिया एरिया से। तो देखिए किसी भी एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, लेकिन याद रखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए उस एरिया के ऊपर, ठीक है। तो किसी भी एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है।
समझ में आया? ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है? इस केस में। किस केस में 0 है? इस केस में। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब पढ़ के देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस एरिया सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ सरफेस का। समझ में आया? ओके। देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। सिंबल मैंने यहीं पे बनाया है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला समझने के लिए आप एक बात समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक एरिया है, ठीक, कुछ भी एरिया ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये पूरा एरिया है मान लीजिए एस। ठीक है, पूरा सरफेस का एरिया कितना है? एस। आपने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा आपने यहाँ से, सिर्फ इस, आपको ये पता करना है कि इस एरिया से टोटल फ्लक्स कितना है, मतलब इस एरिया से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि नॉर्मली कितना पास होगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वो तो ठीक इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा, ये ds मतलब कि ये छोटा एरिया, ठीक ना, s मतलब पूरा, और ds मतलब ये छोटा सा मैंने एरिया लिया है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अभी अभी जब हम लोग एरिया वेक्टर पर तो वहीं पे देखा। और मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो क्या लिखेंगे? डी फाई। डी फाई मतलब छोटा एरिया है ना, तो इसलिए छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट प्रोडक्ट डी एस। ठीक है, जब ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअली, ई कॉस थीटा इंटू डी एस। तो ये बेसिकली क्या है? ई कॉस थीटा इसी का नॉर्मल कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ये लिखेंगे। ओके, तो ये तो मेरा किसके लिए निकला? ये तो छोटे वाले एरिया के लिए निकला ना। तो ऐसा तो बहुत सारा एरिया है ना यहाँ पे, ऐसा तो बहुत सारा एरिया है, अनकाउंटेबल एरिया है ना। सबको प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा? यही एस ही ना मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो मिल जाता है हमें ई डी एस। तो ये पूरा मिल जाता है ई डी एस कॉस थीटा थीटा। ठीक है, तो ये पूरा निकल जाता है इसका जो है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए किसी किसी केस में क्या होगा ना, मान लीजिए कि ये जो एरिया वेक्टर था और ये जो ई था, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल रहे। मतलब कि जो मेरा सरफेस था, ठीक है, जो मेरा सरफेस था, एरिया वेक्टर तो ऐसे ही है ds, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एकदम हो नॉर्मल। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो फाई कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू एस ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो वैल्यू अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? ई। ठीक है, डी एस। और इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या? ये छोटे वाले एरिया को आप इंटीग्रेट करके निकालोगे तो बड़ा एरिया मिलेगा ना, तो ई एस। ठीक है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री का एंगल रहेगा तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो तो क्या होगा? देखिए मान लीजिए कि ये तो ठीक एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ओके, एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सरफेस के पैरेलल है। ये जो सरफेस है ना, ठीक सरफेस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो दोनों में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? एस ई डी एस कॉस 90, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90? 0। तो देख पा रहे हो आप, मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, 0 डिग्री का एंगल होगा, तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेट करिए। देखिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है दोनों, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और जब एरिया वेक्टर तो अब इस केस में ऐसे हो गया है ना, तो हमें जीरो वैल्यू मिल रहा है, तो बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब 0 डिग्री का एंगल, मैक्सिमम फ्लक्स वी विल गेट, और जब 90 डिग्री रहेगा वी विल गेट द जीरो वैल्यू, नो फ्लक्स वी विल गेट, ओके, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू दिस एरिया, ओके, तो हमें जीरो वैल्यू मिलेगा एकदम, ठीक है। ये वाला दोनों केस समझ में आया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए, जब भी आप ओपन सरफेस के लिए, इसको यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एस लिखा हुआ है ना, कहाँ चला गया, ये रहा, जैसे कि देखिए यहाँ पे एस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या देखने को मिलेगा, ओपन सरफेस के लिए हम लोग इंटीग्रेशन एस लिखेंगे, लेकिन क्लोज्ड सरफेस के लिए यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बनाते हैं फिर एस लिखते हैं, ये जिस डिनोट कर रहा है कि सरफेस क्या है, क्लोज्ड है और कुछ नहीं। ऐसा कहीं आगे डेरिवेशन में देखने को मिले तो डरना नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए बस, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर इतना समझ में आ गया है, एरिया वेक्टर क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है ये समझ में आ गया है, तो अब समझ लेते हैं कि गॉस लॉ क्या है, ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ एक चीज यहाँ पे भूल गए, देख लीजिए इसको भी, ये जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा, यहाँ पे लिख लीजिए इसको नीचे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए गॉस लॉ पे, ठीक है। देखिए गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है और जो डेरिवेशन है, मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि गॉस लॉ को डिराइव कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और वहां पे मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके लिए हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है कि ऐसा कुछ केस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर सारा सिस्टम वैक्यूम में रखा हुआ है तो क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है सिंपली, ठीक है, ओके। तो देखो जब भी हम गॉस लॉ अप्लाई करके ये चीज निकालेंगे ना कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर हम गॉस लॉ का यूज करके निकालेंगे तो हमें इसको क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ेगा। गॉस लॉ का जब भी हम लोग कहीं पे भी एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो हमें एक क्लोज्ड सरफेस मानना ही पड़ेगा। अब अगर ये पॉइंट है तो हमें क्लोज्ड सरफेस क्या मान सकते हैं, एक स्फेयर ही मान सकते हैं, है कि नहीं, एक स्फेयर ही क्लोज्ड सरफेस मान सकते हैं। और ये क्या डिनोट करेगा, ये रेडियस डिनोट करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हर जगह तो सेम ही हो जाएगा वैल्यू ना। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। देखिए हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इतना होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा एक सरफेस है, इसको देखिए एक फुटबॉल की तरफ मान लीजिए, इसको पूरा एक फुटबॉल की तरफ मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस मान लीजिए, ये पूरा सरफेस क्या है, एस है, पूरा सरफेस क्या है, एस। यहाँ पे एक आप छोटा सा एरिया मान लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट पी के अराउंड, ठीक है, जो क्या कहलाएगा डी एस, ठीक है, जो क्या कहलाएगा डी एस। और ऑब्वियस सा बात है कि एरिया वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ई मान लीजिए कि इसके साथ कुछ भी डायरेक्शन इसका है, सॉरी एंगल है थीटा ई का, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा हुआ है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, और वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एकदम, ठीक है, वो भी क्या होगा, एकदम परपेंडिकुलर ही होगा। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मुझे ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चूंकि क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है, 0 डिग्री दोनों में, ठीक है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया पूरा, ई डी एस, ठीक है। देखिए इसी को आगे लिख रहे हैं, हाँ,
इंटीग्रेशन एस, ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है 1/4πε0 Q/r², ठीक है, इंटू ds। ओके, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लाइक रेडियस इज नॉट चेंजिंग, द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर दिस इज नॉट चेंजिंग, एंड वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² ds, ठीक है। अब अगर आप ये छोटा वाला एरिया पूरा इंटीग्रेट कर दोगे, जोड़ोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको पूरा सरफेस मिल जाएगा। जैसे फुटबॉल मैंने बोला इमेजिन करने के लिए, तो पूरा फुटबॉल का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो फुटबॉल तो एक स्फेयर है, ये भी तो एक स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r², और ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4πr², ठीक है। तो देखिए r² कैंसिल हो जाएगा, 4π कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ Q/E0, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, Q/E0, ठीक है। और यही है गॉस लॉ। Q क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ऑल द सरफेस। ओके, देखिए यही चीज बस लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लोज सरफेस मान के चला है ना, लिंक विथ अ क्लोज सरफेस इज 1/e टाइम्स द नेट चार्ज विद इन द सरफेस। देखो 1/e टाइम्स, मतलब इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू 1/e इंटू क्यू, है ना, 1/e टाइम्स द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस, ठीक है, द टोटल चार्ज विद इन द सरफेस, यही है गॉस लॉ। तो देखिए जो मेरा यहाँ पे वैल्यू निकला है वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था वैक्यूम के लिए, और अगर वैक्यूम नहीं कोई मीडियम है तो E0 ना लिख करके ई लिखेंगे, ठीक है। दोनों में रिलेशन तो आप जानते हैं, परमिटिविटी वाला। ओके, तो देखिए ये था पूरा गॉस लॉ, ठीक है। अब अगले वीडियो में गॉस लॉ से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है हम लोग वो करेंगे। ओके, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में, तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसे क्लियर करने का दूसरा वीडियो बना करके। थैंक यू।